बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज इस्तालगंग की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आज के टॉपिक में हम एंथैल्पी के बारे में मज़ीद बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि एंथैल्पी की कौन कौन सी टाइप्स हैं और मुख्तलिफ़ सिस्टम्स के लिए एंथैल्पीज़ को किस तरह मेजर किया जाता है। तो ये दो हमारे आज के मेन टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज और मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। एंथैल्पी के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि एंथैल्पी को हम आसान मानों में इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि किसी सिस्टम के पास कितनी हीट है, किसी सिस्टम के पास कितनी हीट है उसको एंथैल्पी कहते हैं। और जब हम वर्ड यूज़ करते हैं एंथैल्पी चेंज का, तो उससे क्या मुराद ली जाती है? उससे मुराद लिया जाता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। एक प्रोसेस के दौरान, एक रिएक्शन के दौरान किसी सिस्टम की एंथैल्पी में कितना चेंज आया। तो एंथैल्पी में चेंज का मतलब होगा कि या तो एंथैल्पी बढ़ी है या घटी है। अब एंथैल्पी बढ़ती या घटती कैसे है? जब कोई सिस्टम हीट एब्ज़ॉर्ब करता है या रिलीज़ करते हैं। जब एक सिस्टम हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है तो उसकी एंथैल्पी बढ़ जाती है, जब वो हीट को रिलीज़ करता है तो उसकी एंथैल्पी कम हो जाती है। तो जब ये टर्म यूज़ की जाती है एंथैल्पी चेंज, तो फिर इसका मतलब क्या लिया जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्ज़ॉर्ब्ड। तो अब आज हम बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस की या टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़ की। तो एंथैल्पीज़ की ये टाइप्स हैं: एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन को। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed when certain number of moles of reactants as indicated by balanced chemical equation react completely to form products at 273 Kelvin and 1 atm pressure is called standard enthalpy of reaction. Standard enthalpy of reaction से मुराद है हीट की वो अमाउंट जो रिलीज या एब्जॉर्ब होगी। कब? जब रिएक्टेंट्स के मोल्स की एक ख़ास तादाद, जिसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के कोफिशेंट से इंडिकेट किया जा रहा हो, मोल्स की वो ख़ास तादाद रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएगी 273 केल्विन टेम्परेचर और 180 एम प्रेशर पर। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के जो कोफिशेंट्स हैं, उन कोफिशेंट के कोरिस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल जब आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे 273 केल्विन और 180 एम प्रेशर पर, तो जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा और इसे डेल्टा एच नॉट से डिनोट किया जाएगा। मसलन कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स हैं। ये जब आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल जब मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनाते हैं तो 393.7 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है। माइनस का साइन लगाया है हीट रिलीज, माइनस का साइन इंडिकेट करेगा हीट के रिलीज होने को, तो 393.7 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होगी। इसी तरह जब हाइड्रोजन का 1 मोल और ऑक्सीजन का हाफ मोल रिएक्ट करके वाटर का 1 मोल बनाते हैं तो 285.8 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है। तो ये इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ एक चीज़ मैं मेंशन करते चलूँ कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है स्टैंडर्ड। यहाँ तो आपकी बुक में तो डेफिनीशन
इसी हिसाब से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन वगैरह। लेकिन वैसे केमिस्ट्री में आपको इस तरह की कोई भी टर्म दो तरह नज़र आएगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह। तो इनमें क्या फ़र्क है? तो इसका जवाब है कि एंथैल्पी जो होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है। इसमें एक फ़िक्स प्रेशर पर किसी ख़ास टेम्परेचर पर एंथैल्पी को मेजर किया जाता है। अगर प्रेशर को चेंज कर दिया जाए या टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए तो एंथैल्पी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जब रिएक्शंस के लिए ये वैल्यूज़ रिपोर्ट की जाती हैं, वैल्यूज़ बताई जाती हैं, तो इसमें ज़रूरी होता है कि बताया जाए कि ये वैल्यू किस टेम्परेचर पर और किस प्रेशर पर मालूम की गई। इस मकसद के लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशंस बनाई गई हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन ये हैं कि टेम्परेचर को 0 सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन और प्रेशर को 1 atm पे रखा जाता है। तो अगर एंथैल्पी की मेजरमेंट स्टैंडर्ड कंडीशन पर की जाए तो एंथैल्पी की उस वैल्यू को स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहा जाएगा, और अगर ये आर्बिट्रेरीली किसी भी कंडीशन पर मेजर की जाए तो फिर उसे सिर्फ एंथैल्पी कहा जाएगा। यानी अगर टेम्परेचर 273 केल्विन के अलावा कोई हो और प्रेशर 1 atm के अलावा कोई हो तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कहलाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 273 केल्विन ही है और प्रेशर 1 atm ही है तो फिर ये कहलाएंगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन वगैरह। तो यहाँ बहरहाल अभी हम जो डेफिनीशंस पढ़ेंगे वो सारी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज होंगी। तो ये हो गई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स in their standard physical state at 273 Kelvin and 1 atm pressure। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से मुराद हीट की वो अमाउंट है जो रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। कब? जब किसी कंपाउंड का एक मोल बनता है उसके एलिमेंट से। एलिमेंट्स स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में रहते हुए जब आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड का एक मोल बनाते हैं एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, तो इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं और इसे डेल्टा HF नॉट से डिनोट करते हैं। मसलन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीन एलिमेंट्स हैं। कार्बन अगर सॉलिड फॉर्म में हो, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में हो और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में हो, तो अगर ये तीनों मिलकर इथाइल अल्कोहल का एक मोल बनाएं तो जो हीट रिलीज होगी वो इथाइल अल्कोहल की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। तो हम कहेंगे कि इथाइल अल्कोहल की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतनी है 1367 किलो जूल पर मोल। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है। तो कार्बन अगर सॉलिड हो और ऑक्सीजन गैस हो और ये मिलकर CO2 का एक मोल बनाए तो इतनी हीट रिलीज होगी, ये CO2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर अगर वाटर बनाएं तो इतनी हीट रिलीज होगी, ये वाटर की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। एक बात यहाँ मेंशन करता चलूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये जो लास्ट 2 एग्जांपल हैं ये हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी दी हैं, ये उसकी भी एग्जांपल बनती हैं और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की भी एग्जांपल बनती हैं। इसके बाद अगली टर्म है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन किसी चीज़ के जलने के अमल को कहते हैं। जब किसी चीज़ को जलाया जाए तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर बनते हैं और इस अमल को कंबस्टन कहते हैं। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन क्या है? अगर हम किसी
चीज़ के एक मोल को कंबस्ट करें, यानी उसके एक मोल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, जिसके नतीजे में CO2 और H2O बने, तो जो हीट रिलीज होगी उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कहेंगे। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए compound, 1 mole of a substance is reacted or burned with O2 to produce CO2 and H2O at 273 Kelvin and 1 atm pressure. 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर पर जब किसी सब्सटेंस के एक मोल को कंबस्ट किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है टू फॉर्म CO2 एंड H2O, तो हीट रिलीज होती है। उस हीट को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कहते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जब CO2 बनाते हैं, ये कार्बन की कंबस्टन हो रही है, तो 393.7 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है, तो ये कार्बन की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कहलाएगी। ये सेकंड वाली एग्जांपल इसमें शामिल नहीं है, इसको आप इग्नोर करें। थर्ड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन की कंबस्टन हो रही है, 285.8 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हो रही है, ये हाइड्रोजन की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कहलाएगी। इसके बाद अगली टर्म आ जाती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसके दौरान कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा हीट रिलीज होती है, तो अगर हम किसी एसिड के एक मोल को किसी बेस के एक मोल के साथ रिएक्ट करवाएं टू फॉर्म ए साल्ट एंड वाटर, तो जो हीट रिलीज होगी वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं और फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड combined with 1 mole of OH ion from a base to form 1 mole of water at 273 Kelvin and 1 atm pressure is called standard enthalpy of neutralization. Standard enthalpy of neutralization क्या है? जब किसी एसिड में से हाइड्रोजन आयन का एक मोल और किसी बेस में से हाइड्रोक्सिल आयन का एक मोल आपस में कंबाइन होकर वाटर का एक मोल बनाएं, तो हीट जो रिलीज होगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। एसिड हम जानते हैं वो चीज़ होती है जो हाइड्रोजन आयन पैदा करे, और हाइड्रोक्स और बेस वो चीज़ है जो हाइड्रोक्सिल आयन पैदा करे। ये कंसेप्ट कहलाता है अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, आपने 10th क्लास में पढ़ा। तो अगर हमारे पास एसिड की इतनी अमाउंट हो कि जब वो आयोनाइज हो तो हाइड्रोजन आयन का एक मोल मौजूद हो, और इसी तरह बेस की इतनी अमाउंट हो कि वो जब आयोनाइज हो तो हाइड्रोक्सिल आयन का एक मोल मौजूद हो, तो इन दोनों के एक एक मोल कंबाइन हो, वाटर बनाएं, तो हीट रिलीज होगी, वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। तो मसलन NaOH और HCl रिएक्ट करके NaCl और वाटर बनाते हैं। यहाँ NaOH बेस है, HCl एसिड है। यहाँ 57.4 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है, ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। इस रिएक्शन को ऊपर वाली डेफिनेशन के मुताबिक हम सिंप्लीफाइड करके यूं लिख सकते हैं, NaOH की जगह सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन लिखते हैं और HCl की जगह हाइड्रोजन आयन लिखते हैं। ऊपर वाले रिएक्शन को इस तरह भी दिखाया जा सकता है। सवाल ये है कि इस तरह क्यों दिखाया, तो इसका जवाब ये है कि जो असल रिएक्शन है यहाँ वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के दरमियान है। इसमें जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है उनका कोई रोल नहीं है, वो सॉल्यूशन में ही रहते हैं, वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते। तो इसलिए हमने जो जिन स्पीशीज़ का असल रिएक्शन है उन स्पीशीज़ को यहाँ पर शो कर दिया। फिर इस हवाले से एक अहम बात एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के हवाले से कि हम कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, उनकी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो हमेशा सेम होती है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सेम व्हेन एनी स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद एनी स्ट्रॉन्ग बेस। मसलन NaOH की जगह KOH आ जाए या HCl की जगह H2SO4 आ जाए,
तो भी जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो इतनी रहेगी 57.4। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड्स इक्वल अमाउंट्स में, इक्वल कंसंट्रेशंस में हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं। इसी तरह तमाम स्ट्रॉन्ग बेसिस इक्वल कंसंट्रेशंस में हाइड्रोक्सिल आयन पैदा करते हैं। तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा एसिड या बेस है। एक और बात मैं बता चुका हूँ कि इस एग्जांपल में सोडियम आयन या क्लोराइड आयन का रोल नहीं है, तो इसलिए यहाँ सोडियम आयन की जगह पोटेशियम आयन आ जाए या क्लोराइड आयन की जगह सल्फेट आयन आ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ना। असल रिएक्शन तो इन्हीं के दरमियान होना है और इनकी जो कंसंट्रेशंस हैं वो तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए एक जैसी होती हैं, तो इसलिए एंथैल्पी पर भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर दोनों में से एक चीज़ वीक हो एसिड और बेस में से, फिर वैल्यू बदल जाएगी। जब दोनों स्ट्रांग होंगे फिर ये वैल्यू रहेगी। इस चीज़ की मज़ीद एक्सप्लेनेशन एक न्यूमेरिकल में भी आएगी। अगली टर्म देखते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? मुख्तलिफ एलिमेंट्स मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। आप जानते हैं एलिमेंट्स तीनों फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ एलिमेंट हैं जो गैशियस फॉर्म में हैं और दो एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं। वो दो कौन से एलिमेंट हैं लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाले? आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ब्रोमीन और मरकरी। ब्रोमीन और मरकरी ये लिक्विड फॉर्म में। अब अगर कोई एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में हो और हम उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इस दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी। तो एक मोल एलिमेंट को उसकी स्टैंडर्ड स्टेट से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहा जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन one mole of a gaseous element is formed from its standard physical state at 273 Kelvin and 1 atm pressure is called standard enthalpy. When one mole of a gaseous element is formed from its standard physical state at 273 Kelvin and 1 atm pressure. अब मसलन सोडियम सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, अगर हम इसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 108 किलो जूल पर मोल हीट एब्जॉर्ब होगी। ये सोडियम की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगी। इसके बाद एक और टर्म आ जाती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? जब हम किसी चीज़ को किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसके दौरान हीट रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है। कई चीज़ों के सॉल्यूशन बनते वक्त हीट रिलीज़ होती है और कई चीज़ों के सॉल्यूशन बनते वक्त हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जब हम किसी सोल्यूट के एक मोल को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाएं तो जो हीट रिलीज़ या एब्जॉर्ब होगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगी। Amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of a substance is dissolved in large excess of solvent so that further dilution produces no detectable heat is called standard enthalpy of solution. इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का जिक्र नहीं हुआ, उसको आप ऐड कर लीजिएगा। तो अब मसलन अमोनियम क्लोराइड है, इसे अगर हम पानी में डालें अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। इस दौरान 16.2 किलो जूल पर मोल हीट एब्जॉर्ब होगी, पॉजिटिव साइन है। तो हम कहेंगे अमोनियम क्लोराइड की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन प्लस 16.2 है, इन इतने किलो जूल हीट एब्जॉर्ब होती है। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ गैस नहीं है, सॉलिड है। सोडियम कार्बोनेट है, ये ऊपर भी सॉलिड आएगा। इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करके इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएं तो 25 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब होगी। ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो ये थी एंथैल्पी की टाइप्स। इसके बाद हम आते हैं एंथैल्पी की मेजरमेंट की तरफ कि प्रैक्टिकली किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को मेजर कैसे किया जाता है। एंथैल्पी को मेजर करने के दो मेथड हैं। एक मेथड कहलाता है गिलास कैलोरीमीटर और दूसरा कहलाता है बम कैलोरीमीटर।
पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय गिलास कैलोरीमीटर की। गिलास कैलोरीमीटर क्या है? गिलास कैलोरीमीटर एक डिवाइस है, एक कंटेनर है जो कि स्टील या कॉपर से बना होता है और इसको फिर इंसुलेट किया जाता है बाहर से किसी फोम के साथ या एस्बेस्टोस के साथ, ताकि इसका बाहर की दुनिया से जो हीट एक्सचेंज का सिस्टम है वो ना बने, मुनक़तिर है, यानी ये ना तो हीट को बाहर की तरफ रिलीज़ करे और ना बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करे, यानी इसकी हीट जो है वो कांस्टेंट रहे। ऐसे सिस्टम को आइसोथर्मल एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। गिलास कैलोरीमीटर में क्या क्या होता है? गिलास कैलोरीमीटर में एक अंदर ये स्टील या कॉपर से बना एक कंटेनर है। बेसिकली इसको कैलोरीमीटर कहते हैं। इस कैलोरीमीटर के साथ ये एक स्टिरर है जिससे हम जो कंटेंट्स होंगे उनको स्टिर करेंगे, हिलाएंगे ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, और एक थर्मामीटर है जिससे हम टेम्परेचर को नोट करते हैं। फिर ये जो कैलोरीमीटर है, इसके बाहर का ये जो कवर है ये फोम से या स्टाइरीन से बना होता है या फिर एस्बेस्टोस से, ताकि इसको एक इंसुलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। अब एंथैल्पी को मेजर करने का तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स को स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स में लेते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स में लेने का मतलब हम स्टोइचियोमेट्री से मालूम करते हैं कि रिएक्टेंट्स की आपस में मैस के लिहाज से क्या रेशो है। उस रेशो के हिसाब से हम उनकी कोई भी अमाउंट्स ले लेते हैं। ये अमाउंट्स हम कैलोरीमीटर में डाल देते हैं और शुरू में टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं कि टेम्परेचर कितना है। अब रिएक्शन शुरू होता है। रिएक्शन की वजह से या तो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, डिपेंड करेगा कौन से रिएक्टेंट्स हैं। अगर हीट रिलीज हुई तो वो सिस्टम को ठंडा कर देगी, और अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो वो सिस्टम को गर्म कर देगी। दोनों सूरतों में टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर हम देखते जाएंगे कि कब तक चेंज होता रहता है। जब तक वो चेंज हो रहा है हम उसको ऑब्ज़र्व करते जाएंगे। जब हम देखेंगे कि टेम्परेचर दोबारा कांस्टेंट हो गए, मज़ीद उसमें तब्दीली नहीं आ रही, तो अब हम जो टेम्परेचर की नई कांस्टेंट वैल्यू आई है उसको नोट कर लेंगे। ये फाइनल टेम्परेचर बन जाएगा। टेम्परेचर की ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं प्लस रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स हमने अपनी मर्ज़ी से ली हैं, और फिर जो कैलोरीमीटर हमने यूज़ किया उसके लिए एक कांस्टेंट है। ये तीन वैल्यूज़ जब हमें पता होंगी, इन्हें हम एक फार्मूले में पुट करेंगे और वहाँ से क्यू को कैलकुलेट करेंगे। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। यहाँ एम से मुराद मैस ऑफ रिएक्टेंट्स टेकन है, एस से मुराद स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा टी से मुराद चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करेंगे, या फिर m इंटू एस की जगह हम C लिख सकते हैं। यहाँ पर C से मुराद है हीट कैपेसिटी। तो m की वैल्यू हमने अपनी मर्जी से ली है, डेल्टा T रीडिंग से आ जाएगा, और S या C जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कैलोरीमीटर पर डिपेंड करेगा। जो कैलोरीमीटर हम यूज़ कर रहे होंगे उसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू या तो हमें लिटरेचर से मिल जाएगी, और या फिर जो हमने उसको परचेज किया होगा तो उसकी पैकिंग वगैरह में ये इंफॉर्मेशन दर्ज होगी। अब हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये एस और सी क्या हैं। एस और सी क्या हैं? स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी। तो पहले स्पेसिफिक हीट की मैं बात करता हूँ। स्पेसिफिक हीट क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। हम किसी भी चीज़ को अगर गर्म करें और हम गर्म करके उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहें 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन,
तो उसके लिए वो हीट की एक ख़ास अमाउंट एब्ज़ॉर्ब करेगा। मुख्तलिफ़ चीज़ों का अगर हम एक एक सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना चाहें तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हीट एब्ज़ॉर्ब करेंगी उनकी अमाउंट्स मुख्तलिफ़ होंगी। आप एक लकड़ी को हीट करें, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी वो और होगी। आप लोहे का एक टुकड़ा लें, उसको गर्म करने के लिए रिक्वायर हीट और होगी। आप एक प्लास्टिक ले लें, उसको गर्म करने के लिए रिक्वायर हीट और होगी, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिक्वायर हीट और होगी। तो amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of different substances through 1 centigrade is different. तो ये जो अमाउंट होती है इसको उस चीज़ की स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो हर चीज़ की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है। मसलन पानी है, पानी की स्पेसिफिक हीट 4.6 जूल पर ग्राम है, जूल पर ग्राम पर केल्विन। यानी अगर हम पानी का 1 ग्राम लें और उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहें, मसलन वो 15 है, हम उसको 16 करना चाहें, तो हम उसको 4.6 जूल हीट प्रोवाइड करेंगे। दूसरी टर्म आ जाती है, अच्छा इसके यूनिट्स क्या हैं, जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड या जूल पर ग्राम पर केल्विन। दूसरी टर्म आ जाती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम थ्रू 1 सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। अगर हम स्पेसिफिक हीट और मैस का प्रोडक्ट ले लें तो उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट में हमने मैस को भी मेंशन किया है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। जब हम मैस को कंसिडर ना करें, 1 ग्राम को कंसिडर ना करें, बल्कि एक सिस्टम का ओवरऑल मैस कंसिडर करें, जो सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन है उसका जितना भी मैस लिया गया हम उस सारे मैस को कंसिडर कर लें, तो फिर जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी वो हीट कैपेसिटी कहलाएगी। तो हीट कैपेसिटी फिर क्या है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय एम। जब हम स्पेसिफिक हीट को मैस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हीट कैपेसिटी बन जाती है। तो जब हम एंथैल्पीज को मेजर करते हैं तो आमतौर पर हमें कैलोरीमीटर और उसके कंटेंट्स की हीट कैपेसिटी मालूम होती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आपको ये प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए मोस्टली आपको जो फार्मूला यूज़ करना होगा हीट मालूम करने के लिए वो ये वाला होगा, Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। सी आपको दिया जाएगा, डेल्टा टी इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तो इस तरह Q आ जाएगा। इसके बाद हम दूसरा मेथड देखते हैं और वो है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन बाय बम कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन मालूम करने के लिए, मसलन खाने पीने की अशिया की हीट ऑफ कंबस्टन मालूम करने के लिए, फ्यूल की हीट ऑफ कंबस्टन मालूम करने के लिए वगैरह। बम कैलोरीमीटर क्या है, बम कैलोरीमीटर में एक स्टील से बनी वेसल या कैलोरीमीटर होता है जिसकी बैरूनी दीवारों पर पेंट वगैरह या अनेमल कर दिया जाता है ताकि उसको जंग लगने से बचाया जा सके। साथ में इसके ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए एक वाल्व होता है और फिर इसके साथ एक थर्मामीटर और इग्निशन वायर्स मौजूद होती हैं। इग्निशन वायर्स का काम है कंबस्टन के अमल को, जलने के अमल को स्टार्ट करना। इलेक्ट्रिक स्पार्क देकर इन तारों को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रिक स्पार्क से कंबस्टन का अमल शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा कंबस्टन शुरू हो गई उसके बाद वो खुद ही जारी रहेगा। और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि कंबस्टन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना है, तो उसके लिए वाल्व मौजूद है, तो वाल्व को खोलकर हस्बे ज़रूरत ऑक्सीजन को अंदर एंटर किया जा सकता है। अब प्रोसीजर क्या है, जिस चीज़ की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन मालूम करनी है उसका एक नॉन मैस, अपनी मर्जी का मैस ले लेंगे। आमतौर पर ये मैस थोड़ा सा लिया जाता है, 1 ग्राम, हाफ ग्राम, 2 ग्राम इतना। और इसको कैलोरीमीटर के अंदर जो स्टील से बना बम होगा जिसको
क्रूसिबल भी कहते हैं, उसमें रख देंगे। फिर जो लिड होगा, उसका ढक्कन होगा, उसको इस पर मजबूती से टाइट कर देंगे। अब वाल को खोलकर बम कैलरीमीटर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीजन इतनी प्रोवाइड करेंगे ताकि प्रेशर तकरीबन 20 atm हो जाए। उसके बाद वाल को बंद कर दिया जाएगा और फिर इस बम कैलरीमीटर को वाटर में रख दिया जाएगा। कैलरीमीटर जो होगा उसमें पानी भरकर उसके अंदर ये जो बम है इसको रख दिया जाएगा। अब टेम्परेचर को, इनिशियल टेम्परेचर को नोट किया जाता है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है तो कंबस्टन का अमल शुरू हो जाता है। कंबस्टन की वजह से हीट रिलीज होती है और इसकी वजह से जो टेम्परेचर है उसने बढ़ना होता है। आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ता जाता है। एक वक्त आता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, मज़ीद उसमें इजाफा नहीं होता। उस टेम्परेचर को नोट कर लिया जाता है, ये फाइनल टेम्परेचर बन जाते हैं। तो टेम्परेचर की इन दो वैल्यूज़ को उसी फार्मूले में पुट किया जाता है जब भी हमने पढ़ा Q इज़ इक्वल टू M इंटू एस इंटू डेल्टा टी या Q इज़ इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। तो इस तरह हमें Q की वैल्यू मिल जाती है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड फॉर सर्टन मैस ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें आखिरी बात और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता चलूँ, न्यूमेरिकल में भी वो आएगा कि ये जो Q की वैल्यू होगी ये एंथैल्पी नहीं कहलाएगी। ये जो हम Q मालूम करेंगे इस फार्मूले से, Q हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे, ये एंथैल्पी नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड फॉर सर्टेन मैस ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस का मैस लिया गया अपनी मर्जी से, ये उस मैस के लिए रिलीज या एब्जॉर्ब होने वाली हीट है। अब एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? एंथैल्पी में हम एक मोल का जिक्र करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की डेफिनेशन याद करें, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। जब किसी चीज के एक मोल को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है। अब एक मोल का मैस हर चीज के लिए अलग होता है जिसको मोलर मैस कहते हैं। तो ये जो क्यू आएगा, ये जो मैस लिया गया था उसके लिए हीट आएगी। फर्ज करें कि हमने मैस 1 ग्राम लिया था, तो ये क्यू 1 ग्राम के लिए आएगा। अब अगर हमने एंथैल्पी मालूम करनी है तो मतलब 1 मोल के लिए क्यू मालूम करना है, तो हम 1 मोल का मैस कैलकुलेट करेंगे, यानी उस चीज़ का मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे और फिर मोलर मैस को क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर जो नई वैल्यू आएगी क्यू की, वो एंथैल्पी कहलाएगी और उसे अब हम डेल्टा एच से डिनोट करेंगे। पहले जो डायरेक्ट फार्मूले से वैल्यू आएगी उसे हम क्यू से डिनोट करेंगे और बाद में मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे डेल्टा एच से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से फाइनली हमें एंथैल्पी की वैल्यू हासिल होती है। तो ये चीज़ मज़ीद आप न्यूमेरिकल में देखेंगे, इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आप ये चीज़ देखेंगे कि पहले क्यू और फिर डेल्टा एच कैसे मालूम होते हैं। तो हमारे आज के लेक्चर में ये पहला पार्ट है। इसके साथ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल होगी, उसको बल्कि वो छोटी सी एग्जांपल है, उसको मैं इसी के साथ मिलाने लगा हूँ, एक ही पार्ट बना रहा हूँ। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं और फिर ये लेक्चर एंड करते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है कि 10.16 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न्ड इन अ बम कैलरीमीटर and the temperature rise recorded is 3.87 Kelvin. Calculate the enthalpy of combustion of graphite if the heat capacity of the calorimeter is 86.02. तो यहाँ पर C जो है हीट कैपेसिटी वो 86.02 है किलो जूल पर केल्विन। इसके साथ हमें मैस दिया गया है और वो है 10.16 ग्राम और हमने एंथैल्पी मालूम करनी है। एंथैल्पी यानी डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है, आप डेल्टा एच सी का नाम दे दें।
ये हमने मालूम करना है। अब सबसे पहले हम क्यू कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वी कैलकुलेट क्यू। क्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि हीट कैपेसिटी हमें दी गई है। तो सी इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी फाइंड करेंगे। टू फाइंड डेल्टा टी, डेल्टा टी बराबर होगा T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। यहाँ हमें फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिए गए, बल्कि स्टेटमेंट है कि टेम्परेचर राइज रिकॉर्डेड इज 3.87। यानी टेम्परेचर में जो इजाफा हुआ वो इतना है, तो इसका मतलब है कि ये डेल्टा टी है। तो यानी डायरेक्ट इसकी हमें वैल्यू दे दी गई 3.87। हमें T1 और T2 की अलग अलग वैल्यूज नहीं दी गई। डायरेक्ट हमें डेल्टा टी की वैल्यू दे दी गई। अब क्यू कैलकुलेट कर लें। क्यू बराबर आएगा सी 86.02 और आगे मल्टीप्लाई बाय 3.87। तो इसे हल कर लेते हैं। 86.02 इंटू 3.87, 332.89। अब एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन हमेशा नेगेटिव होती है, यानी हीट रिलीज होती है। तो सिंस हीट इज रिलीज्ड, या यूं कह लें कि सिंस डेल्टा टी इज पॉजिटिव, heat is released, so Q is equal to माइनस 332.89। अब हम इसके साथ माइनस का खुद साइन लगा देंगे। अब ये आ गया Q। अब हमें चाहिए डेल्टा H। तो जैसे मैंने अभी बताया था, उसके लिए हम 1 मोल का मैस मालूम करेंगे। ये जो हीट रिलीज हुई है ये गिवन मैस के लिए, और गिवन मैस ये है। तो हम लिखेंगे कि 10.16 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट रिलीजेस heat is equal to 332.89। अब 1 mole of graphite has mass is equal to, ग्रेफाइट के 1 मोल का मैस 12 होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे पता चलेगा? ग्रेफाइट असल में कार्बन को कहते हैं, ये कार्बन की एक फॉर्म है। कार्बन एलिमेंट है और आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मैस 12 है, तो इसलिए उसका मोलर मैस 12 होगा। तो इसलिए 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट हैज mass is equal to 12 ग्राम। सो जब ग्रेफाइट के इतने ग्राम ये हीट रिलीज करते हैं, तो अब हम लिखते हैं कि 1 ग्राम कितनी हीट रिलीज करेंगे। तो ये कितनी आएगी? 332.89 के साथ गिवन मैस को डिवाइड कर दें। 332.89 डिवाइडेड बाय 10.16, ये हीट रिलीज आ गई फॉर 1 ग्राम। अब हम 12 ग्राम के लिए मालूम करते हैं। तो 12 के लिए बराबर आएगी, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई बाय 12 ले लें।
और अब इसे हल कर लें तो ये बनेगा 332.89 डिवाइडेड बाई 10.16 मल्टीप्लाई बाई 12, 393.17। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसके साथ हम ये यूनिट लिखेंगे किलो जूल पर मोल। पहले जो क्यू आया था उसके साथ सिर्फ आपने लिखना है किलो जूल, और अब जो डेल्टा एच है उसके साथ किलो जूल के अलावा पर मोल भी लिखने, क्योंकि अब ये हीट एक मोल के लिए आई है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। पहले गिवन मैस के लिए आपने क्यू कैलकुलेट किया सी इंटू डेल्टा टी की मदद से। 10.16 ग्राम के लिए क्यू की ये वैल्यू आई, इससे आपने 1 ग्राम के लिए कैलकुलेशन कर ली और फिर 1 मोल के लिए यानी 12 ग्राम के लिए मालूम कर ली। तो जिस चीज़ की मालूम करनी है उसके 1 मोल का मैस पहले कैलकुलेट करना है, जिसे मोलर मैस कहते हैं। वो आपको तरीका पता है कि उसके फार्मूले में जो एटम उनके एटॉमिक मैसेस को जमा कर दें, तो फिर उतने मैस के लिए आप क्यू को फाइंड कर लें तो वो डेल्टा एच बन जाएगा। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं, वो आपने करने हैं और असाइनमेंट मुकम्मल करके भेजनी है। वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं? क्वेश्चन 14 और 15। तो ये दोनों क्वेश्चन तमाम लोग कीजिएगा और फिर इसमें बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया। आंसर अगर आप बुक के साथ मैच करते हैं, इसमें बता दूं, एक के आंसर में मिस्टेक है, मेरे ख्याल में क्वेश्चन 15 में मिस्टेक आएगी, यानी आपका आंसर और आएगा, बुक का आंसर और। उसमें उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना कि आंसर आपका गलत आ रहा है। पहले ही बता रहा हूँ कि बुक वाले के आंसर में मिस्टेक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन ना हुआ तो वो फिर बताएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।